10th क्लास के सभी बच्चों का आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन के भाग अर्थशास्त्र का पहला पाठ शुरू करेंगे। इस पाठ में हम विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं विकास की धारणा। विकास को लेकर हर व्यक्ति सजग है, हर व्यक्ति विकास से परिचित है। तो विकास का सामान्य अर्थ है उन्नति, तरक्की। तो देश में जो भी होने वाली उन्नति है, जो भी होने वाली तरक्की है, उसे हर व्यक्ति अपनी नज़रों से देखता है। हर व्यक्ति को अगर उसकी ज़रूरत के मुताबिक सुख सुविधाएं, उसकी ज़रूरत के मुताबिक धन और अन्य चीज़ें उस देश में मिलती रहती हैं तो उसकी नज़रों में देश में विकास हो रहा है, अन्यथा उसकी नज़रों में देश में कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास की धारणा से हर किसी को लगाव है, हर किसी का ये हक भी है और हर किसी की ये उम्मीदें भी है कि देश में होने वाली तरक्की में, देश में होने वाले विकास, देश में होने वाली उन्नति में उसे उसका जो हिस्सा है, शेयर है, मिले। हाँ, भले ही वह व्यक्ति दूसरे की परवाह नहीं करता कि दूसरे को कुछ मिल रहा है या नहीं। हर व्यक्ति की विकास, उन्नति, तरक्की से यही चाहत है कि जो उसका जीवन अब है उससे और बेहतर जीवन होता रहे। इस तरह अगर हम देखें विभिन्न वर्गों में, भूमिहीन मजदूरों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनकी विकास से यही उम्मीद है कि उन्हें नियमित रूप से मजदूरी मिलती रहे, उनका जीवन गुजर बसर चलता रहे। जिन व्यक्तियों के पास ज़मीन है, किसानों की अगर बात करें, उनकी आर्थिक विकास से यही उम्मीद है कि उन्हें बेहतर उपज का मूल्य मिलता रहे और सिंचाई सुविधा बेहतर मिले, कृषि जो औजार यंत्र हैं वो उन्हें उन्नत मिलते रहें और उनकी उपज और उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। अगर उद्योगपतियों की बात करें तो उनकी उम्मीद होती है देश में विकास तभी होगा अगर उनके ऊपर कम से कम कर लगे, कम से कम टैक्स उन्हें देना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ हो बिजनेस से, अपने उद्योगों से, अपने व्यापार से, उन्हें कच्चा माल, मजदूर वगैरह सस्ती दर पर उपलब्ध होते रहें। इसी तरह जो बीमार व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, लाचार व्यक्ति हैं, उनकी देश में होने वाले आर्थिक विकास से यही उम्मीद है कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलती रहे। जैसे बड़े बड़े उन्नत देशों में चिकित्सा सुविधा है और लोगों का जीवन बचाया जा सकता है तो उनके लिए विकास है, अन्यथा देश में अगर चिकित्सा सुविधाओं में उन्नति नहीं है तो कोई विकास नहीं है। विभिन्न वर्गों की बात करें तो अमीर चाहते हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले, जबकि गरीब व्यक्ति चाहेगा उसे अमीर के बराबर की सुविधाएं मिले। ग्रामीण व्यक्ति चाहेगा कि गांव का विकास शहरों की तर्ज पर हो और शहरी व्यक्ति ये चाहेगा कि शहरों का और अधिक विकास हो। इसी तरह महिलाएं चाहेंगी कि उन्हें पुरुषों के बराबर समानता, स्वतंत्रता का दर्जा प्राप्त होता रहे और पुरुष चाहेगा उसे और ज़्यादा बेहतर जीवन और ज़्यादा बेहतर अधिकार प्राप्त हों। इसी तरह अगर हम भूमिहीन जो श्रमिक हैं उनकी बात करेंगे तो उनको चाहिए कि मजदूरी उन्हें नियमित रूप से मिलती रहे क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है, अन्य जगह कार्य मिलता रहे। और जो किसान हैं जिनके पास ज़मीन है उनको ये उम्मीद रहती है विकास से कि उनकी उपज के अधिकतम मूल्य मिलेंगे। इसी तरह श्रमिक चाहेगा कि उन्हें बेहतर मजदूरी मिले, फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले, जबकि उद्योगपति है, जो उद्योगों के मालिक हैं, वो चाहेंगे उन्हें कम से कम पैसा श्रमिकों को मजदूरी के रूप में देना पड़े, लाभ वो ज़्यादा कमाए। तो इस तरह से विभिन्न वर्गों के हित आपस में टकरा जाते हैं। देश में संसाधन सीमित हैं, हर कोई संसाधनों को अपनी तरफ, अपने हित में खींचना चाहेगा। विकास के दो पहलू हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक का संबंध है आय और धन में वृद्धि, जबकि गुणात्मक का संबंध है सुविधाओं में होने वाली वृद्धि। जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए आय के साथ साथ एक देश में सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा में होना भी आवश्यक है, तभी हम विकास को सही अर्थ में कह सकते हैं उस देश में है। तो हम देखते हैं कई बार आय बढ़ने पर भी देश में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधा और बेहतर सुरक्षा प्रणाली नहीं है तो हम उस देश को एक बेहतर मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से विकसित नहीं मान सकते। तो दोनों रूप से विकसित होना आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं विभिन्न राष्ट्रों की, विभिन्न देशों की तुलना। तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दो भागों में देशों को बांटा गया है, विकसित राष्ट्र और अल्प विकसित राष्ट्र। 2006 में जिन देशों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 4,53,000 रुपये से अधिक थी,
या उतनी ही थी, उन्हें अमीर देश माना गया है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम थी, उन्हें गरीब देश या अल्प विकसित देश माना गया है, निम्न आय वाले देश माना गया है। भारत की प्रति व्यक्ति आय उस समय लगभग 28,000 रुपये प्रति वर्ष होने की वजह से भारत को भी निम्न आय वाले देशों में रखा जाता है। विभिन्न देशों की तुलना करते हुए हम राष्ट्रीय आय ना लेकर प्रति व्यक्ति आय इसलिए लेते हैं क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या अलग अलग है और हम तुलना एक व्यक्ति को औसत रूप से मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर कर सकते हैं। राष्ट्र की जो इकाई है वो व्यक्ति है, तो तुलना हम एक व्यक्ति का एक देश में जीवन और एक व्यक्ति का किसी अन्य देश में जीवन इस तरीके से करते हैं। एक नई रिपोर्ट आई 2017 में, ये डॉलर्स में थी। इसके अनुसार अगर प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष $12,056 या उससे अधिक है तो उन्हें हम मानेंगे अमीर देश, और अगर $995 प्रति वर्ष से कम है या इतने हैं तो उन्हें मानेंगे निम्न आय वाले वर्ग वाले देश। तो भारत में उस समय प्रति व्यक्ति आय लगभग $1820 प्रति वर्ष थी, तो इसलिए भारत भी गरीब देशों की श्रेणी में आता है, अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो हमने जाना कि हम प्रति व्यक्ति आय क्यों लेते हैं, राष्ट्रीय आय क्यों नहीं लेते, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या अलग अलग है। अगर हम इस डॉलर की रकम को रुपए में अगर बदलना चाहें तो 2017 में $1 लगभग 65 रुपये के आसपास था, और आज की तिथि में अगर हम देखें तो $1 लगभग 75 रुपये के आसपास है। तो अगर हम 65 से इस डॉलर वाली राशि को गुणा कर देंगे तो हम रुपए में वो राशि प्राप्त कर सकते हैं जो विभिन्न देशों की तुलना करते हुए। अब हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय हम क्यों लेते हैं तुलना करते हुए। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय है क्या? प्रति व्यक्ति आय का मतलब है किसी देश की औसत आय जो एक व्यक्ति को मिलती है। ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस देश की जो राष्ट्रीय आय है, एक वर्ष की आय है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देश की जो कुल राष्ट्रीय आय है उसको निकालकर उसके बाद हम उस देश की जनसंख्या से भाग कर देते हैं। तो राष्ट्रीय आय को अगर हम जनसंख्या से भाग कर दें तो हमें आम तौर पे प्रति व्यक्ति को मिलने वाली आय का अनुमान लग जाएगा कि उस देश में रहने वाले एक व्यक्ति को औसत रूप से कितनी आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम विभिन्न देशों की बेहतर ढंग से तुलना कर सकते हैं ताकि एक देश में उस एक व्यक्ति का जीवन और दूसरे देश में दूसरे व्यक्ति का जीवन कैसे है। अगर हम 3 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से तुलना करें, हरियाणा, केरल और बिहार की, तो 2015-16 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,62,034 रुपये थी। केरल की प्रति व्यक्ति आय 1,40,190 रुपये और बिहार की प्रति व्यक्ति आय 31,454 रुपये थी। तो जैसे कि हमने देखा कि प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं, उस राज्य की 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की कुल आय को उस राज्य की जनसंख्या से भाग हमने दिया और उस राज्य की हमने प्रति व्यक्ति आय निकाली। तो इसके आधार पर अगर हम तुलना करें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से और बिहार दोनों से ज़्यादा है, केरल की प्रति व्यक्ति आय बिहार से ज़्यादा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हरियाणा में रहने वाले व्यक्तियों को जो आय के रूप में जो सुविधा मिलती है वो केरल और बिहार से ज़्यादा मिलती है, लेकिन ये औसत रूप से है। ये पक्का नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति की आय उतनी ही होगी, ये एक औसत है क्योंकि पूरी जनसंख्या और पूरी राष्ट्रीय आय शामिल है इसमें। लेकिन आय के अलावा अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में तुलना करें और 3 राज्यों की अगर हम तुलना करें तो सबसे पहले आता है शिक्षा और स्वास्थ्य में से पहले आता है स्वास्थ्य। शिशु मृत्यु दर की अगर हम तुलना करें स्वास्थ्य के अंदर तो हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 33 है, केरल में 10 है और बिहार में 38 है। शिशु मृत्यु दर के मामले में केरल सबसे बेहतर है। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, एक राज्य में एक वर्ष में जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों में से कितने एक वर्ष पूरा करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ और वो एक वर्ष पूरा करने से पहले ही गुजर गया, तो ऐसे 1000 बच्चों में से हरियाणा में 33 बच्चे, केरल में 10
और बिहार में 38 बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये जितनी ज़्यादा होगी उस राज्य के लिए उतना ही गलत है, इसका मतलब वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हैं। साक्षरता दर के तौर पे अगर तुलना करें, हरियाणा में 100 में से 82, केरल में 94 और बिहार में 62% लोग ही शिक्षित हैं। और अगर हम उसके बाद निवल उपस्थिति अनुपात की बात करें तो निवल उपस्थिति अनुपात में क्या होता है, जो 14-15 वर्ष की आयु के जो कुल जनसंख्या है उस राज्य में, उसमें से कितने प्रतिशत स्कूल में जाते हैं। तो हरियाणा में 61% जाते हैं उसमें से स्कूल में, केरल में 83% और बिहार में सबसे कम 43% स्कूल में जाते हैं। तो अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर तुलना करें तो केरल प्रथम स्थान पर आता है, हरियाणा दूसरे स्थान पर और बिहार तीसरे स्थान पर आता है। जबकि आय के आधार पर जब हमने तुलना की थी तो हरियाणा पहले स्थान पर आता है। इसका अर्थ ये है कि आय के साथ साथ हमें सुविधाएं भी चाहिए, गुणवत्ता भी चाहिए। सिर्फ आय के आधार पर हम किसी भी राज्य या देश को बेहतर नहीं साबित कर सकते। आय के साथ साथ वहाँ पर ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये भी उन्नत होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं की। सार्वजनिक सुविधाएं का मतलब सार्वजनिक सभी लोगों की सुविधाएं जो सभी लोगों को मिलनी चाहिए। ये ऐसी सुविधाएं होती हैं जिन पर एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर पूरे समाज का अधिकार होता है। जैसे कोई पार्क है पूरे समाज के काम आती है, कोई विद्यालय है, पुलिस, उसके अलावा बिजली व्यवस्था है, रोड है। तो ये सुविधाएं किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होती बल्कि पूरे समाज के अंतर्गत आती हैं, पूरे समाज का अधिकार होता है। एक व्यक्ति अपनी जेब से ये सुविधाएं नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे एक व्यक्ति अपने लिए कोई उचित वातावरण पर्यावरण नहीं खरीद सकता, एक व्यक्ति अपने लिए बिजली घर नहीं लगा सकता। तो ये सारी सुविधाएं हम अपने पैसे से नहीं प्राप्त कर सकते। इनके लिए हमें समाज पर निर्भर रहना पड़ेगा। समाज में हर व्यक्ति हर तरह से इन सुविधाओं को प्राप्त करने का हकदार है, चाहे वह शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेहतर विद्युत व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है, चाहे बेहतर सड़क व्यवस्था है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 2017 में भारत और उसके पड़ोसी देशों की तुलना करते हैं मानव विकास सूचकांक के आधार पर। मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, जो संयुक्त राष्ट्र के अंडर आता है, तो वह तैयार करता है। यह लगभग 189 देशों को इसमें शामिल कर रखा है। इसने 189 देशों की एक सूची तैयार करता है। लगभग हर वर्ष मानव विकास सूचकांक का उसमें प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें 3 चीज़ों के आधार पर, एक तो उस देश की आय के आधार पर, एक उस देश में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर और उस देश की शिक्षा की जो स्थिति है उसके आधार पर, 3 सुविधाओं के आधार पर देशों को क्रम दिया जाता है। तो जो ये 2017 की रिपोर्ट थी, इसमें अगर हम देखें भारत का नंबर 130 पर है, भारत का रैंक क्रम। इसका मतलब 129 देश भारत से बेहतर हैं आय के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और शिक्षा के मामले में। श्रीलंका का क्रम 76 है, इसका मतलब श्रीलंका से 75 देश बेहतर हैं। तो प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल है, जन्म के समय संभावित आयु इसमें शामिल है और विद्यालय की जो औसत उम्र है वो इसमें शामिल है। जन्म के समय संभावित आयु का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की लगभग कितने वर्ष जीवित रहने की संभावना है। तो भारत में अगर हम देखें ये 68.8 है। इसका मतलब भारत में एक व्यक्ति के 68 वर्ष तक जीवित रहने की संभावना है। और विद्यालय में देखें अगर 25 वर्ष से ऊपर जो आयु वाले हैं उनका अगर औसत देखें तो विद्यालय का औसत है 6.4। मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत की अगर उसके विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ तुलना करते हैं तो श्रीलंका भारत से बेहतर स्थिति में है, जबकि अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि हमारे से बुरी स्थिति में हैं। उनका नंबर हमारे से भी बाद में आता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में भी अगर देखें तो श्रीलंका हमारे से बेहतर है। उसके अलावा जो जन्म के समय संभावित आयु है, ये वो आयु होती है कि जितने वर्ष तक किसी व्यक्ति के जीने की संभावना है, तो उसमें भी हमारे से बेहतर है श्रीलंका।
और अगर विद्यालय की औसत देखें 25 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों की, तो शिक्षा के मामले में भी श्रीलंका हमारे से बेहतर है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में जो तुलना की गई है, उसमें प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में ली गई है। और इसमें जो लिखा है क्रय शक्ति अक्षमता, इसका मतलब यह है कि अगर हम डॉलर से जितनी वस्तुएं एक देश में खरीद सकते हैं, उतनी ही वस्तुएं दूसरे देश में खरीद के उसकी क्रय शक्ति को बराबर करके फिर उसके आधार पर हमने सकल राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय निकाली है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी भारत अन्य पड़ोसी देशों से, छोटे देशों से भी पीछे है, जबकि जो जीवन की प्रत्याशित संभावित आयु है उसके मामले में भी और शिक्षा के मामले में भी अन्य पड़ोसी देशों से काफ़ी पीछे है। फिर हम बात करते हैं धारणीय विकास अथवा सतत विकास अथवा टिकाऊ विकास की। तो प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना ताकि वर्तमान पीढ़ी के हितों को, उनके साथ कोई समझौता ना हो और भविष्य के हितों को कोई नुकसान ना हो, भावी पीढ़ी के हितों को कोई नुकसान ना पहुँचे, इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का बिल्कुल कुशलतम प्रयोग करना। हर प्राकृतिक संसाधन, चाहे वह भूमि है, चाहे वह जल है, चाहे वह पर्यावरण है, इस तरह से प्रयोग करें, क्योंकि हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने भी अगर उसका प्रयोग कुशलतम किया है तभी हमें वो साधन प्राप्त हुए हैं। हम भी इस तरह से प्रयोग करें, आने वाली पीढ़ी को कोई लॉस ना हो, कोई नुकसान ना हो। साधन दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय साधन तथा गैर नवीकरणीय साधन। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका बार बार प्रयोग कर सकते हैं हम, जैसे जल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। यह हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, फ्री में हमें प्रकृति द्वारा अवेलेबल होते हैं। जबकि जो गैर नवीकरणीय संसाधन हैं वो होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, उनको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल, कच्चा तेल, कोयला आदि। और ये फ्री में उपलब्ध नहीं होते, ये मानव द्वारा इनमें परिष्कृत करने के बाद ये हमें कुछ कीमत देकर ही उपलब्ध होते हैं। कुछ नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण चित्र में दिखाए गए हैं, तो ये आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक विकास को। अब हम अंत में किस तरह देखेंगे, तो अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास के अंत में हम किस रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती रहे। प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल में वृद्धि होने से हमें विकास प्राप्त होगा, आर्थिक विकास प्राप्त होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गुणात्मक तत्वों में भी और सार्वजनिक सुविधाओं में भी विकास होना चाहिए। पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे, प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हो और गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का विकास हो। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए 9वीं से 12वीं के अर्थशास्त्र के विषय देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।